नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। देश में बड़ी महंगाई और पेट्रोलियम, खाद्य तेल, सब्जियों के दाम बढ़ने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस ने सोमवार को सदस्यता अभियान किया शुरू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को मिलिट्री हॉस्पिटल के पास जोरदार हुआ धमाका। भारत के पूर्व क्रिकेटर जल्द ही मैदान पर वापसी करेंगे। फरवरी में किसी लीग में खेलते नजर आएंगे। देश में बड़ी महंगाई और पेट्रोलियम, खाद्य तेल, सब्जियों के दाम बढ़ने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि आजादी के 75वें वर्ष को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस, खाद्य तेल, सब्जियों के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। आरोप है कि जिस तरह से इनके दाम बढ़ रहे हैं वह देखकर लगता है कि मोदी सरकार ने जनता को महंगाई का दिवाली गिफ्ट दिया है। कांग्रेस ने सोमवार को सदस्यता अभियान शुरू किया। इसके तहत कांग्रेस की संख्या 6 लाख से बढ़कर 10 लाख कर दी गई है। बीच भाजपा ने राजनीतिक तोड़फोड़ की तैयारी की है। बताया जा रहा है कि भाजपा अलग अलग क्षेत्रों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने कुनबे में जोड़ेगी। इसकी शुरुआत 9 नवंबर को प्रदेश प्रभारी पुरदेश्वरी की मौजूदगी में होगी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को मिलिट्री हॉस्पिटल के पास जोरदार धमाके हुए। इसमें 19 लोगों की मौत हो गई और 43 लोग घायल हो गए। इस्लामिक अमीरात की डिप्टी प्रवक्ता बिलाल करीमी ने कहा कि पहला धमाका सरदार मोहम्मद दाऊ खान अस्पताल के सामने हुआ। करीमी के मुताबिक दूसरा धमाका भी अस्पताल के पास के इलाके में हुआ है। घटनास्थल से गोलियों की आवाज भी सुनी गई। मिलिट्री हॉस्पिटल के पास जोरदार धमाका हुआ था। धमाके में 19 लोगों की मौत हो गई। देश के 14 राज्यों में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। कर्नाटक उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने एक-एक सीट जीती। कांग्रेस ने हंगल सीटों को 7,373 मतों के अंतर से जीत लिया है। यहां भाजपा दूसरे स्थान पर है और जनता दल तीसरे स्थान पर रही। सिंदगी विधानसभा सीट में भाजपा ने 31,185 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। यहां कांग्रेस दूसरे और जनता दल तीसरे स्थान पर रही। वहीं पश्चिम बंगाल में सीधे तौर पर सभी 4 विधानसभा सीटों पर सीएम ममता की पार्टी टीएमसी आगे चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश व हिमाचल सहित कुछ ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा कांग्रेस में टक्कर चल रही है। अब तक के ताजा रुझान में असम और तेलंगाना में भाजपा आगे चल रही है, जबकि हिमाचल और राजस्थान में कांग्रेस को बढ़त मिली है। बता दें कि 30 अक्टूबर को जिन 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उसमें दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हिमाचल की मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा सीट शामिल है। विधानसभा सीट की 29 सीटों में असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश की और हिमाचल व मेघालय की 3-3, बिहार, राजस्थान व कर्नाटक की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम व तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। यहाँ सब में आज वोटों की गिनती हो रही है। उपचुनाव के दौरान लगभग 26,50,004 मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र थे। वहीं बता दें कि ज्यादातर राज्यों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह एक बार फिर से मैदान पर वापसी करने को तैयार हैं। मंगलवार को उन्होंने अपने चाहने वालों के लिए ये खुशी की खबर शेयर की है। ये खबर सुनकर युवराज के फैंस खुश से झूम रहे हैं। इन दिनों भारतीय क्रिकेट टीम के आईसीसी टी20 विश्व कप में खेल रही है। टीम इंडिया का प्रदर्शन टूर्नामेंट के दोनों ही मुकाबले में निराशाजनक रहा। ऐसे में अपने सुपरस्टार युवराज की वापसी की खबर यकीनन उनके लिए खुशी की है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके युवी लीग क्रिकेट में ही वापसी करने जा रहे हैं। कौन से टूर्नामेंट में वो खेलेंगे इसका खुलासा तो नहीं किया, लेकिन फरवरी में वो मैदान में उतरने वाले हैं, इसकी जानकारी फैंस को दे दी गई है।
39 साल के हो चुके हैं पूर्व ऑलराउंडर ने मंगलवार को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ईश्वर आपकी तकदीर का फैसला करता है। पब्लिक डिमांड पर मैं एक बार फिर से पिच पर वापसी करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मैं फरवरी में मैदान पर उतरूंगा। सच बताऊं तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आगे उन्होंने फैंस को शुक्रिया कहा और भारतीय टीम के साथ बने रहने की बात लिखी। आप सभी की शुभकामनाएं और प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप अपना समर्थन ऐसे ही बनाए रखिए। ये हमारी ही टीम है। एक असली फैन वही होता है जो बुरे वक्त में टीम के साथ होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कॉटलैंड में चल रहे COP26 शिखर सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन भारत की ओर से जलवायु कार्रवाई के एजेंडे पर औपचारिक रिपोर्ट पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में यूक्रेन, नेपाल, इजरायल, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, मलावी के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स से भी मुलाकात करेंगे। वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की ओर से जलवायु कार्रवाई के एजेंडे पर औपचारिक रिपोर्ट पेश करेंगे। इसमें भारत की ओर किए गए प्रयासों और उसके सकारात्मक परिणामों के बारे में बताएंगे। भारतीय समय अनुसार मोदी दोपहर 2 बजे COP26 के द्विपक्षीय राज्यों के लिए आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 2:40 से शाम 6 बजे तक अलग अलग देश के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इन द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान पीएम मोदी स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, इजरायल, मलावी, नेपाल, यूक्रेन, जापान, अर्जेंटीना से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ मुलाकात करेंगे। शाम 7:45 बजे से लेकर रात 9:45 बजे तक वह लीडर स्तर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद रात करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए उड़ान भरेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रिकॉर्ड बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। छोटी दीपावली के दिन 9,51,000 दीपक प्रज्वलित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। अब उस लक्ष्य की पूर्ति हो, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ जमीन पर पहुंच गए हैं। उन्होंने दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर समीक्षा की है। सीएम योगी ने जोर देकर कहा है कि दीपोत्सव के मद्देनजर अयोध्या नगर और कार्यक्रम स्थल सहित पूरे अयोध्या में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि सुरक्षा के सभी इंतजाम सुनिश्चित किए जाए और जनसमूह के मॉनिटरिंग की जाए। अब क्योंकि इस कार्यक्रम में हजारों लोग शिरकत करने जा रहे हैं, ऐसे में पार्किंग की उचित व्यवस्था रहे, इस पर भी सीएम का फोकस है। योगी ने निर्देश दिया है कि दीपोत्सव के अवसर पर अयोध्या आने वालों की पार्किंग की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। वहीं कार्यक्रम खत्म होने के बाद जनसमूह की वापसी को अच्छी तरह से मॉनिटर करने के भी आदेश दिए गए हैं। इन निर्देशों से स्पष्ट है कि सीएम इस खास मौके पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चाहते। वे रिकॉर्ड तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके अलावा मैनेजमेंट के मामले में भी नजीर पेश करना चाहते हैं। अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव कार्यक्रम की बात करें, राम की पेड़ी घाट पर 9,51,000 दीपक प्रज्वलित करने की तैयारी है। इस मिशन को पूरा करने के लिए अयोध्या के तमाम कॉलेजों से छात्रों को बुलाया जा रहा। छात्रों के अलावा कई संस्थानों से भी संपर्क साधा गया है। बताया जा रहा है कि कुल 14,000 वॉलंटियर्स इस काम में मदद करने वाले हैं। गिनीज बुक के अधिकारियों को भी न्योता दे दिया गया है। दावा किया गया है कि पूरी दुनिया में एक साथ सबसे ज्यादा दीपक प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड अयोध्या में मनाया जाएगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के दिवाली उत्सव में इस साल अयोध्या के राम मंदिर की खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने साल 2020 में अक्षरधाम मंदिर में दिवाली पूजा का आयोजन किया था। वहीं इस साल भी यानी 4 नवंबर को शाम 7 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के तमाम मंत्री सपरिवार लक्ष्मी पूजा में शामिल होंगे। दरअसल दिल्ली के दिवाली उत्सव को राम मंदिर में मनाया जाएगा। देश की राजधानी के त्यागराज स्टेडियम में अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर की एक कॉपी बनाई जा रही है। यहाँ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओर से आयोजित पूजा को सोशल मीडिया में बड़े स्तर पर लाइव टेलीकास्ट करने की तैयारी भी चल रही है। अयोध्या राम मंदिर और राम जन्मभूमि पर तैयारी होने जा रहे राम मंदिर के प्रारूप को
दर्शन त्यागराज स्टेडियम में भी पाया जाएगा। राम मंदिर का प्रारूप लगभग 30 फुट ऊंचा और 80 फुट चौड़ा होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर आरती में शामिल हुए थे। साथ ही हनुमान गढ़ी और राम जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन भी किए थे। राम जन्मभूमि दर्शन के ठीक बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या को शामिल करने का ऐलान किया और अगले दिन दिल्ली पहुंचते ही इस फैसले पर दिल्ली कैबिनेट की मुहर भी लग गई और अब दिल्ली सरकार के दिवाली कार्यक्रम में भी भगवान राम और राम मंदिर की झलक दिखेगी। आपको बता दें कि इस साल 2019 में दिल्ली सेंट्रल पार्क में दिल्ली की दिवाली कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। प्रदूषण से निपटने के लिए शुरू किए गए इस कार्यक्रम का मकसद पटाखा न जलाकर लाइटिंग साउंड के साथ दिवाली मनाना है। देश की राजधानी दिल्ली के महिपालपुर में रविवार रात एक होटल कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कारोबारी किशनपाल सहरावत सिर में गोली लगने से स्पाइलाइन इंजरी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बसंत कुंज थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि बिजली के बिल के विवाद को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। दक्षिण पश्चिमी जिला डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि घटना करीब 12:40 पर है। किशनपाल सहरावत परिवार के साथ गुरुग्राम में रहते थे। उनका महिपालपुर में डॉल्फिन इंटरनेशनल नाम से होटल है। होटल को 11 महीनों की लीज पर रोशन मिश्रा नाम के व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था। बताया जा रहा है कि होटल के बिजली बिल और लीज को लेकर रोशन मिश्रा से विवाद चल रहा था। परिजनों ने बताया कि वह होटल में खाना खाने गए थे, तब बाहर किसी ने उन्हें गोली मार दी। गोली सिर पर दाएं तरफ लगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किशनपाल को स्पाइनल इंजरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बसंत कुंज थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। मृतक के बेटे सिद्धार्थ सहरावत ने बताया कि उसके पिता भी किसी से दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने होटल को वापस ले लिया था। इसके बाद रोशन से बिजली के बिल और लीज की रकम को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों ने आरोप लगाया कि किशनपाल को बुलाकर हत्या की गई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। प्रदेश में 80% से अधिक पहली डोज वाले इलाके में विशेष अभियान चलाकर 100% टीकाकरण किया जाएगा। वहीं सोमवार को प्रदेश में क्लस्टर मॉडल 2 लागू कर दिया जाएगा और इसके अलावा तहत 7,89,000 लोग का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब बिना स्लॉट बुक कराए पहली डोज लगवाई जा सकेगी। कोई भी व्यक्ति सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा सकता है। उन्होंने बताया कि जो लोग वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करते हैं उन्हें सुबह 11 बजे तक प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में अब तक 13,16,62,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इसमें 9,85,15,000 को पहली और 3,31,47,000 को दूसरी डोज दी गई है। टीकाकरण करने के लिए हर जिले में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक टीकाकरण सेंटर खोला जाएगा। क्लस्टर मॉडल 2 के तहत उन ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया जाएगा जिनके गांव में ज्यादा दर से ज्यादा टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मच्छर और जनजनित रोगों से बचाव के लिए जरूरी चिकित्सीय प्रबंधन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कानपुर में जीका के 10 मामले सामने आए हैं और इसके बाद सावधानी बरतनी जरूरी है। जीका वायरस एडिस मच्छर के काटने से फैलता है, इसलिए जिस प्रकार डेंगू और चिकनगुनिया के लिए सावधानी बरती जाती है वह उसके लिए भी तरीका अपनाना होगा। चुनाव आयोग 30 अक्टूबर को हुए 3 संसदीय क्षेत्रों और 29 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के परिणाम आज घोषित करेगा। 30 अक्टूबर को जिन 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उसमें दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हिमाचल की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है। विधानसभा की 29 सीटों में असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल व मेघालय की 3, बिहार, राजस्थान व कर्नाटक की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम व तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। यहाँ सब में आज वोटों की गिनती हो रही है। उपचुनाव के दौरान लगभग 26,50,000
मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र थे। वहीं बता दें कि ज्यादातर राज्यों में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को देवेंद्र ने आरोप लगाया था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। कहा था कि वो इसे विवाद में दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। इस पर मंगलवार को पलटवार करते हुए नवाब मलिक ने कहा कि आपको इसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो बम फोड़ने हैं अभी फोड़े। उन्होंने कहा, कल देवेंद्र जी ने कहा था कि दिवाली के बाद हम बम फोड़ेंगे। मैं कहता हूं कि इसके लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं। मैंने 62 साल मुंबई शहर में बिताए हैं। कोई भी यह नहीं बोल सकता कि मेरे अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। संविधान से अनुच्छेद 370 और 35 से हटने पर जमकर आतिशबाजी हुई। देश दुनिया में चर्चा में रहे संविधान से हटाए गए इन दोनों अनुच्छेद के नाम से अब दिवाली के लिए बाजार में पटाखे आ गए हैं। बूम 370 आकाश में 7 रंगों की आतिशबाजी करने वाला इको फ्रेंडली पटाखा है, जबकि 35 से 2.5 फीट लंबी फुलझड़ी है। फुलझड़ी को भी इको फ्रेंडली बनाया गया है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। दोनों ही पटाखे दिवाली पर आतिशबाजी के शौकीना को खूब लुभा रहे हैं। बूम 370 की विशेषता है कि यह प्रदूषण रहित है। पटाखा एक प्रकार से बम जरूर है, लेकिन इसकी आवाज दूसरे बम या गोले से अलग तरह की है। आमतौर पर दूसरे बम तेज धमाका करते हैं तो पूरे वातावरण में एक प्रकार की गूंज उठती है, लेकिन बूम 370 के धमाके की आवाज लोगों को सुखद एहसास कराएगा। इसके फटने पर आसमान में 7 रंग की रोशनी बिखरती है और इसकी आवाज भी कानों को चुभती नहीं। बूम 370 के एक पैकेट के अंदर 5 बम रखे गए हैं, जो हर 7 सेकंड के बाद क्रमवार फटते हैं। वहीं 35 से नाम की फुलझड़ी अन्य फुलझड़ियों से अलग है। सामान्य फुलझड़ी जलते समय सफेद रंग की रोशनी देती है। 2.5 फीट लंबी ये फुलझड़ी जलने में हल्के पीले रंग का प्रकाश फैलाती है। इसके जलने की प्रक्रिया भी काफी धीमी गति है। इसके जलने के प्रकाश से प्रदूषण भी नहीं होता। बूम 370 और 35 से पटाखा जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री संचालकों के मुताबिक इस पटाखे से प्रदूषण नहीं फैलेगा। पेड़ पौधे पक्षियों को भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार।